सो कल हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे। लास्ट में हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स का शेप्स वगैरह देखा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था 1 से लेके 30 तक एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। लिखा आप लोगों ने? डिड यू ट्राई योरसेल्फ? You able to hear me what I'm saying? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था मैंने आपको। जैसा एटॉमिक नंबर 1 किसका है? हाइड्रोजन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? 1s1। हमें वो सीक्वेंस पता होना चाहिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड 3d। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 आएगा। एटॉमिक नंबर 2 क्या है? हीलियम। क्या होगा इसका? 1s2। एटॉमिक नंबर 3 इज लिथियम, 1s2 2s1। 4 बेरिलियम। 5 किसका है? बोरॉन। तो क्या होगा? 1s2 2s2, उसके बाद क्या? 2p1। 5 है, एक और चाहिए, p में गए नेक्स्ट ऑर्बिटल में। 6 मतलब कार्बन, दिस इज 1s2 2s2 2p2। बेसिकली व्हाट आई एम जस्ट फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स। वो सबशेल भर गया तो गो टू नेक्स्ट सबशेल, भर गया गो टू नेक्स्ट सबशेल। 7 मतलब नाइट्रोजन। क्या होगा? 1s2 2s2 2p3। 8 इज ऑक्सीजन। 9 फ्लोरीन। 10 कौन है? इलेवन इज सोडियम। अब 2p6 पूरा भर गया अभी।
हम अगले में जाएंगे, जब तक पी में जगह था तब तक हमने बनना शुरू किया था 1 2 3 4 5 6। अब पी पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो हम नेक्स्ट सबशेल में जाएंगे। नेक्स्ट सबशेल क्या है? एस है, 3s। अब यहाँ पे एक बचा है तो क्या डाल देंगे? मैग्नीशियम इज 12, 3s। ये कॉन्फ़िगरेशन से हमें कुछ और आइडिया भी आता, बताता हूँ मैं आपको। व्हाट एक्स्ट्रा यू कैन अंडरस्टैंड कॉन्फ़िगरेशन, एक बार लिख ले। आपने लिखा नहीं लिखा कुछ पता नहीं, आपको बता भी नहीं रहे हैं, उससे मैं खुद ही लिख रहा हूँ। 14 इज व्हाट? सर मैंने लिख लिया। only 15 phosphorus, 16, 17, 19 is scandium, 22, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, and last is zinc.
आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात है, इसी के अंदर छुपी हुई है। किसी को दिक्कत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे लिखने का? इतने सारे एग्जांपल हो गए, समझ में आ गया रहेगा आपको, राइट? नो प्रॉब्लम। सर मेरे 2 रॉन्ग है। कॉपर और क्रोमियम का ना? हाँ सर। हाँ, इसीलिए देखो इसको मैंने अलग से इंक से लिखा हुआ है ना। आपका रॉन्ग नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए। आपका आएगा 4s2 3d4 आएगा क्रोमियम का, और कॉपर का 4s2 3d9 आया रहेगा, है ना। ऐसा ही होना चाहिए था, एज पर द रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही होना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं है। कॉपर क्रोमियम एक्सेप्शंस है, ये एक्सेप्शंस क्यों है ये बात करेंगे अभी हम, और उससे कुछ और बातें करेंगे, 2-3 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। पहली बात देखिए, अगर ध्यानपूर्वक इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देखते हो, इससे हमें क्या समझ में आता है? व्हाट ऑल दिस वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? लेट्स टेक वन बाय एलिमेंट, वन बाय वन। सबसे पहले एलिमेंट को देखो, हाइड्रोजन को देखो आप। हाइड्रोजन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिख रहा है आपको? 1s1। बताइए हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप एलिमेंट है? कठिन परिस्थिति। आप लोगों को पीरियोडिक टेबल नहीं आता? फर्स्ट। देखिए, आपको पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए, एटलीस्ट वो चैप्टर में दे रहेंगे ना आप लोग सब। मैंने पढ़ाया था, पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज चैप्टर हो चुका है हमारा, नहीं तो आपने 10th के अंदर ही पढ़ा है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल तो लर्न होना चाहिए, कुछ चीजें पता होना चाहिए, नहीं तो आप केमिस्ट्री नहीं कर सकते। तो हाइड्रोजन बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, एस ब्लॉक। हाइड्रोजन ग्रुप 1, इस एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ये है हाइड्रोजन हेली ना की रब से परिया, एंड हियर यू हैव बेटा मांगे कार स्कूटर पाप brother. Now this is period number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 periods and 18 groups in periodic table. There are 4 blocks SPDF. Now you see here in the periodic table, hydrogen belongs to the first group. हाइड्रोजन का जो है ग्रुप नंबर 1 है, पीरियड नंबर 1 है, एंड बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। ये बात जो है ना, जो हम पीरियड टेबल देख के बोल रहे हैं, यही बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आता है अपने। बाय सीइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अंडरस्टैंड दैट जो सबसे बड़ा शेल है उसका, अभी 1s में एक ही तो है, एक ही शेल, एक ही सब शेल है। यहाँ पे शेल नंबर कौन सा है? आउटर मोस्ट शेल हाइड्रोजन का 1 है, फर्स्ट शेल। तो उसका जो शेल नंबर है ना, वो उसका पीरियड नंबर डिनोट करता है। उसका शेल नंबर उसका पीरियड नंबर डिनोट करता है कि इट बिलोंग्स टू फर्स्ट पीरियड, बराबर है। और उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने कहाँ भरा? एस में भरा, एस सबशेल में। तो बताता है कि वो कौन सा ब्लॉक का है। जहां आप आखिरी इलेक्ट्रॉन भरोगे वही उसका ब्लॉक होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस के अंदर भरा हुआ है, इट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। और एस के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? S1, मतलब एस ब्लॉक का पहला ग्रुप। एस ब्लॉक का पहला ग्रुप क्या? ग्रुप नंबर 1। तो ये पीरियड नंबर 1 का है, ग्रुप नंबर 1 का है, ब्लॉक एस का। So electronic configuration gives information about the exact position of the element in the periodic table. पीरियडिक टेबल में एक एलिमेंट का एग्जैक्ट पोजीशन को प्रेडिक्ट करने में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मदद करता है। कोई भी एलिमेंट आप लीजिए, से फॉर एग्जांपल टेल वन एलिमेंट, ये 30 में से कोई भी एक एलिमेंट का नाम बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन का इसके हिसाब से हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलता है, फिर चेक करते हैं पीरियडिक टेबल में कैसा है।
बताओ इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, कॉन्फ़िगरेशन देख के बताओ। सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा शेल कौन सा है? दो ही शेल दिख रहे हैं, एक 1 दिख रहा है और एक 2 दिख रहा है, मतलब आउटर मोस्ट शेल कौन सा है इसका, सेकेंड शेल है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलता है कि नाइट्रोजन का जो पीरियड है 2 है, बिकॉज शेल नंबर 2 में, शेल नंबर 2 उसका लास्ट शेल है, बिकॉज 1 और 2 ही दिख रहे हैं आपके यहाँ। बताओ उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा आपने इसमें, where the last electrons are filled in the electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हमने लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भरे, 2p के अंदर भरे। सो p में इलेक्ट्रॉन्स हमने लास्ट भरा, उसलिए ये p ब्लॉक का है, बिलोंग्स टू p ब्लॉक। अच्छा, p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, यू हैव p3। p में कितने इलेक्ट्रॉन है, p3 है, p3 कॉन्फ़िगरेशन। p3 का मतलब है p ब्लॉक का तीसरा ग्रुप। अब p ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये पहला ग्रुप पी ब्लॉक का, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठा ग्रुप। P3 मतलब पी ब्लॉक का तीसरा ग्रुप, वो है ग्रुप नंबर 15। तीसरा ग्रुप होगा 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हम बता रहे हैं कि उसका पीरियड नंबर 2 है, ग्रुप में 15 होगा, पी ब्लॉक होगा। चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन बिलोंग्स टू पी ब्लॉक है कि नहीं, बराबर। 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बेकार, बराबर इंफॉर्मेशन है। अगर हम पीरियड की बात करेंगे, दिस इज सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। पी ब्लॉक का शुरुआत होता है सेकेंड पीरियड से, बिकॉज 18 ग्रुप में यहाँ पे एक एलिमेंट ऊपर होता है हीलियम, जो पीरियड नंबर 1 में होता है। हीलियम, नियॉन, ये सब एक सीक्वेंस में रहते हैं। पीरियड नंबर 2, तो नाइट्रोजन पीरियड नंबर 2 का है, ग्रुप 15 का है, पी ब्लॉक का। ये इन्फॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के मिल जाता है। सबको समझ में आया कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप एक एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक फाइंड कर सकते हो? Yes, sir. Yeah. You can do for any element by seeing the electronic configuration. या फिर रिवर्स इज ट्रू, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आप बोल सकते हो बिना इतना सब लिखे। फॉर एग्जांपल आप मुझे पूछेंगे सर व्हाट इज द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन, ठीक है ना। अब मुझे एटॉमिक नंबर याद नहीं है उसका, मान लेते हैं उसका एटॉमिक नंबर याद नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन लिखना मुझे नहीं आता है, ये पकड़ के चलते हैं। थैंक यू। कृष्णा ब्लेस विद इंटेलिजेंस। नहीं, नाना सर बीमार है घर पे। हाँ, मैं जाता नहीं ना उनके पास, मैं इधर लॉकडाउन उधर लॉकडाउन। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बस हो गया। थैंक यू वेरी मच। या आई टेक। जैसे आयन है, आपको बोला है, अब आयन जो है, अगर आपको रिवर्स इज टू पीरियोडिक टेबल याद है तो आप कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं आउटर मोस्ट। नाउ यू सी इन डी ब्लॉक, स्कूटी, वीसीआर, मैंगनीज, फीको, निको, जिंक, दिस 3D सीरीज डी ब्लॉक का पहला सीरीज है। डी ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। सो हमको समझ रहा है कि ये 8th ग्रुप में है। अब पीरियड चेक करना है, कौन सा पीरियड का है वो भी देख लो। तो पीरियड टेबल लर्न रख के भी हम ये कर सकते हैं, चेक द पीरियड। कौन सा पीरियड, 21, 20 यहाँ पे कौन है, कैल्शियम है। इस एस ब्लॉक में 20 कैल्शियम है, 21 यहाँ पे, 21, 20, 30 तक यहाँ पे एलिमेंट्स है। कैल्शियम के ऊपर कौन है, मैग्नीशियम, बेरिलियम, यहाँ पे हाइड्रोजन। ऐसा पीरियड टेबल है। ये ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है, 3 है, मतलब ये 4th पीरियड में है। They belong to the 4th period। ये 4th पीरियड के एलिमेंट्स है।
मतलब उसका आउटर मोस्ट शेल फोर्थ शेल होगा, Fe का आउटर मोस्ट शेल फोर्थ शेल होगा। और हमने कल बताया था, आपको याद होगा इस प्रकार से, शेल 1 में हमने क्या बोला था, KLMN, याद है टेबल ऐसे 2 8 8 18। फर्स्ट शेल मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1 है। सेकंड शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s और TP। थर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s 3p। फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s 3d 4p। तो क्योंकि ये फोर्थ शेल है, मतलब उसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में 4s 3d 4p होगा। आयन का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है 4s 3d 4p। आप तीनों जरूरत नहीं देखेंगे, तो फोर्थ शेल है उसलिए आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। और वो कौन सा ब्लॉक है, इसका डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक है उसका मतलब इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी के अंदर भरेगा, मतलब 4p की जरूरत, 4p तक हम पहुंचेंगे ही नहीं, बिकॉज उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी के अंदर भर रहा है। ये समझ में आ गया है, बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भरेगा, तो 3d में खत्म होता है उसका सीरीज। अब 3d के ऊपर क्या आएगा देखेंगे, 3d में खत्म हो यहाँ और भर के ही आएगा ना 4s2। 3d में कितना देखना है, अभी 3d में कितना है, अब देखेंगे डी ब्लॉक में इसका ग्रुप नंबर क्या है। डी ब्लॉक का देखो ये 8 ग्रुप है, पर डी ब्लॉक कौन सा ग्रुप देखना, डी ब्लॉक का ये ग्रुप, पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये डी ब्लॉक का छठवा ग्रुप है। तो इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 3d6 आएगा। ये इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, बराबर है क्या, चेक कर लो। आपने एटॉमिक नंबर से कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा, या फिर पीरियोडिक टेबल लर्न है तो पीरियोडिक टेबल से भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। देखो अल्टीमेटली हमको आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, और जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। इलेक्ट्रॉन लेना या देना ये दोनों जो है लास्ट शेल में ही होता है, अंदर के शेल में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसलिए अंदर के शेल तो बड़ा ही होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है आखिरी शेल से। जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वहीं पे रिएक्शंस होते हैं, वहीं पे इलेक्ट्रॉन से कम ज्यादा होता है, लेन देन होती है, सब कुछ नहीं भी होती है, इसलिए आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हर एक एलिमेंट का लिखते आना चाहिए। तो ये लिखने का तरीका जो है, या तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पीरियोडिक टेबल प्रेडिक्ट कर सकते हो, या पीरियोडिक टेबल से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो। आपको कनेक्शन समझ में दोनों का आपस में, हाँ कि नहीं? हाँ सर। ये एक चीज बोलना था मुझे। दूसरी बात, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि मैंने कॉपर और क्रोमियम को अलग रंग से लिखा हुआ है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। होना चाहिए था 4s2 3d4 क्रोमियम का, यहाँ पे आपको रूल के हिसाब से 4s2 3d4 होना चाहिए था, यहाँ पे इसका 4s2 3d9 होना चाहिए था, पर होता है इस प्रकार से। अब अगला क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है, इसके दो रीजन है। पहली बात तो ये, रीजन बताने से पहले पहली बात ये होगा कि ये जो D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन है, इनको हम बोलते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल्स होते हैं वो जनरली दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू द अदर कॉन्फ़िगरेशंस। जैसा D का 10 कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, D1 कॉन्फ़िगरेशन, D2 कॉन्फ़िगरेशन, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। These are 10 different configurations possible for D. तो इनमें से जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस कहलाते हैं। बोथ दिस कॉन्फ़िगरेशंस सेड टू बी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। अब मुद्दा ये उठता है कि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है। पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि ये स्टेबल है, ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों है, बिकॉज D5 D10 स्टेबल है, ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, उसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होना चाहिए। ऐसा क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ पे D5 स्टेबल होने की वजह से इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और इसको 4s1 3d5 कर दिया। भैया ऐसा तुमने क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज यहाँ मेरा स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ मेरा स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। D5 कॉन्फ़िगरेशन अधिक स्टेबल D4 से,
इसीलिए उस एलिमेंट ने इस प्रकार का चेंज किया है और रेगुलर ट्रेंड से डिविएट हुआ है ताकि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर सके। सेम थिंग विद कॉपर ऑल्सो, होना चाहिए 4s2 3d10 पर होता है 4s3d10 बिकॉज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होता है, और ये 4s1 3d10 होता है बिकॉज d10 configuration is stable configuration. Because of extra stability of d5 and d10 configuration, these kind of exceptions are being created. Now the question is d5 d10 stable क्यों है? इसका दो रीजन एनसीईआरटी बताता है। The two reasons why d5 and d10 configurations have extra stability, या सिंपली हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। d5 इज हाफ फील्ड एग्जैक्टली आधा, फुल्ली फील्ड मतलब पूरा भरा, पूरा भरेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उसका आधा करो तो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड का स्टेबिलिटी बाकी सबसे अधिक क्यों है? पहला रीजन है सिमेट्री। रीजन 1 इज सिमेट्री। ये बहुत सिंपल से समझ में आता है आपको। क्या आपको सिमेट्री दिखाई दे रहा है? अगर मैं d5 कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूं 1 2 3 4 5, तो ये मैट्रिक्स को यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। दिस इज d5 कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट इज d10 कॉन्फ़िगरेशन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या आपको ये दोनों सबशेल्स में सिमेट्री दिखाई दे रहा है? क्या इसको मैं सिमेट्रिक बोल सकता हूं इन दोनों को, जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स भरा हुआ है? Yes, sir. Do you understand what is the meaning of symmetry? सिमेट्री मीन समझते हो? क्या आप सिमेट्रिकल हो? क्या आपका बॉडी में सिमेट्री है? Bilateral. Yes, sir. है ना? अगर आपको मैं 20 से कट कर दूं, अगर मैं आपको 20 से कट कर दूं ऐसे, क्या दो सिमेट्रिकल पार्ट्स बनेंगे? Yes, हाँ sir. जी, आपका बॉडी में भी सिमेट्री है ना, और उस सिमेट्री की वजह से ही हम स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी कम्स बाय सिमेट्री। जब सिमेट्री होता है वहां स्टेबिलिटी होती है। जब तराजू के दोनों साइड पे अगर इक्वल क्वांटिटी में अगर वस्तु आप रखेंगे, यहाँ 1 kg यहाँ भी 1 kg, तो क्या होगा? स्टेबिलिटी होगा। ये हिलेगा डुलेगा नहीं, मतलब स्टेबल रहेगा। पर एक साइड अधिक एक साइड कम तो उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिक। अगर अनसिमेट्रिक तरीके से अगर वजन डालोगे तो क्या होगा? एक नीचे के ऊपर पूरा हिल जाएगा तराजू, गेट डिस्ट्रैक्टेड, उसको अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। तो ये जो हाफ फील्ड फुली फील्ड है, ये दो d5 और d10 कॉन्फ़िगरेशन, ये सिमेट्री होने की वजह से इनके अंदर स्टेबिलिटी जो है बाकी कॉन्फ़िगरेशन अधिक होता है। रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन अब d1 लो, d2 लो, d3 लो, d4 लो, किसी में है किसी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा हो जाएगा। इफ यू गो अहेड ऑफ d5 d6 d7 d8 d9, उसमें क्या होगा? कुछ ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, कुछ में एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कुछ में 2 कुछ में 1, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये एक रीजन है सिमेट्री से स्टेबिलिटी बढ़ रही है। सेकेंड रीजन है एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी ना, आई होप हमने कल ही बात किया था या पहले बात किया था। लोअर इज द एनर्जी, हायर इज द स्टेबिलिटी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, अंडरलाइंग प्रिंसिपल। लोअर इज द एनर्जी, हायर इज द स्टेबिलिटी। कल ही बात किया था हमने इसके बारे में। तो जितना एनर्जी कम होगा उतना स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। देखिए अब एक्सचेंज एनर्जी मतलब क्या है? ये d ऑर्बिटल है। मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो ऑर्बिटल्स दोनों ना, ये दोनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम होगा।
क्योंकि ये दोनों ही ऑर्बिटल्स d ऑर्बिटल है और सेम d सब शेल के, एक ही शेल के सारे ऑर्बिटल्स एनर्जी सेम होता है, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों का एनर्जी सेम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जंप कर सकता है और यहाँ भी रह सकता है। दे कीप जंपिंग एंड दे कैन मूव फ्रॉम हियर एंड देयर बिकॉज़ दे हैव सेम एनर्जी। तो उनका स्टेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं होगा, उनका स्टेबिलिटी में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बिकॉज दोनों सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में रह रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, ये यहाँ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होता है, एक्चुअली मूवमेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, फिर वापस से इलेक्ट्रॉन यहाँ आते जाते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है ना। अगर 3 इलेक्ट्रॉन रहे ना, अब ये तीनों एनर्जी सेम है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ उड़ी मार सकता है और यहाँ भी उड़ी मार सकता है। वैसे ही जब ये इधर उड़ी मारेगा तो यहाँ उड़ी मार सकता है, या फिर ये इधर उड़ी मारेगा तो ये इधर उड़ी मार सकता है, या फिर इन दोनों हो सकता है, ये इधर जाएगा इधर आएगा, है ना। तो क्या हो रहा है, जैसे मैं एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाता रहूं तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्सचेंज बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? क्या बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, है ना, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा सर, ये इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ वहां जाने से क्या फर्क पड़ता है सर, ऐसा प्रश्न हो सकता है आपको। जी इलेक्ट्रॉन को यहाँ वहां उड़ी मारने के लिए, मान लीजिए आप है, आप क्लास में उड़ी मारते हो बेंच टू बेंच, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल से ऑर्बिटल में उड़ी मार रहे हैं, आप एक बेंच से और एक बेंच उड़ी मारते हो नहीं मारते? मस्ती करते रहेंगे ना क्लास में इसके टाइम। तो जब उड़ी मारते हो एक बेंच से और एक बेंच, आप एनर्जी लूज करते हो गेन करते हो? गेन सर। उत्तर, उड़ी मारने से एनर्जी गेन करते हो? तुम तो महान है यार, तुम्हारा एनर्जी घटता नहीं है, बढ़ता है। यस सर। तुम किस दुनिया से हो पुत्र? तुम कोई एलियन हो क्या, जादू हो? To jump from one bench to one bench, what you're doing work, right? During the when to do work, you require energy. तो आपका शरीर में जो एनर्जी आपने गेन किया है, जो माने आपका चपाती और रोटी और जैम बटर जो भी डाला था, वो मस्त खा के तुम उड़ी मारते हो। जब तुमने कहा था एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हो आप। एनर्जी अभी खत्म होता है जब उड़ी मारते हो, फिर शाम को वापस भूख लगती है, बिकॉज एनर्जी खत्म हो गया है। अगर एनर्जी आप गेन करते हो, भूख नहीं लगेगी। आप उड़ी मार के एनर्जी गेन करते रहेंगे आप, तो आपको भूख लगने की आवश्यकता नहीं थी। आपका एनर्जी ड्रेन होता है जैसे आप उड़ी मारते हो, उसी लिए आप फिर भूख लगता है, फिर एनर्जी डालते हो आप, फिर मस्ती करते हो, फिर भूख लगता है, तो वी लूज एनर्जी। इसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से वहां एक्सचेंज होते रहते हैं, उड़ी मारते हैं, तो दे लूज एनर्जी। और अगर वो ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जो है लूज हो रहा है, मतलब एटम्स इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम्स एनर्जी लूज हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर एटम का या उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी लॉस होने की वजह से एनर्जी क्या होगा, घट जाएगा। इस ऑर्बिटल एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एनर्जी घटने से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दैट इज द फंडा। लोअर इज द एनर्जी, हायर इज स्टेबिलिटी। So because of exchange of electrons here and there is release of energy called as exchange energy. जब इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ वहां एक्सचेंज होता है, तब एनर्जी जो रिलीज होता है उसको बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। एंड जितना अधिक एक्सचेंजेस होंगे, उतना अधिक एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगा। जितना अधिक एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होगा, उतना वो ऑर्बिटल जो है या वो सबशेल जो है उतना अधिक स्टेबल हो जाएगा, उतना अधिक स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे अधिक जो एक्सचेंजेस होते हैं, मोस्ट एक्सचेंजेस, वो होता है D10 में, उसके बाद D5 में। क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ एक्सचेंज बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनका एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। तो बिकॉज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, एक्सचेंज एनर्जी इज वेरी हाई, तो जो अमाउंट बचा है वो बहुत कम होगा, जो सिस्टम एनर्जी बचा हुआ है।
तो लेस एनर्जी बचने की वजह से स्टेबिलिटी उसका अपने आप बढ़ जाता है। ये सेकंड रीजन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ऐसे। These are two reasons why D5 and D10 have extra stability. This was about electronic configuration. Now this is the end of electronic configuration topic. समाप्ति होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगला मुद्दे की बात करते हैं। नेक्स्ट लिखो हेडिंग क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स। सो क्वांटम नंबर जो है टोटल 4 होते हैं। दैट 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। 4 टाइप्स होते हैं क्वांटम नंबर्स के, 4 टाइप्स। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल, अज़ीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन, these are 4 types of quantum numbers. What is the purpose of these quantum numbers is again to locate the exact position of the electron in the atom. Atom में इलेक्ट्रॉन का exact position, orientation, spin, हाँ, ये सब बताने के लिए shape, size, ये सारा इंफॉर्मेशन देता है क्वांटम। देखते हैं ईच वन ऑफ देम का फंक्शन क्या है। 4 क्वांटम नंबर से हर एक का इंडिविजुअल फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। दिस डिनोटेड बाय स्मॉल n से हम डिनोट करते हैं, एंड इसके जो वैल्यूज है इट विल वेरी फ्रॉम 1 टू, बिकॉज़ नंबर, सबका नाम नंबर ही है तो सब नंबर्स में डिनोट करेंगे 1 2 3 4 एक्सेट्रा अप टू इंफिनिटी। दीस आर द नंबर्स इट कैन कैरी, 0 नहीं हो सकता है 1 से आगे। बेसिकली n क्या है, दिस इज शेल नंबर, इट डिनोट द शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है कौन से शेल में है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये समझता है कि एक एटम का, जिस एटम में वो इलेक्ट्रॉन है उसका साइज क्या है। बिकॉज अगर शेल मालूम चलेगा हमको वो कौन शेल में है तो अंडरस्टैंड, तो शेल नंबर से हमको साइज मालूम चल जाता है कितना होना चाहिए, और उस शेल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितना होना चाहिए वो हम आगे देखने वाले हैं। बोर्स एनर्जी, बोर्स रेडियस, बोर्स वेलोसिटी, ये सभी हम निकाल सकते हैं अगर ये मालूम चल गया कि वो किस शेल में रहता है, तो ये बाकी सारा इंफॉर्मेशन आराम से हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन किस शेल में तो बताएगा। n इक्वल टू 10 बताया उसने इलेक्ट्रॉन के लिए, उसका मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन जो है 10 शेल में रहता है। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद है अज़ीमुथल, या इसको हम बोल सकते हैं एंगुलर, या बोल सकते हैं सब्सिडियरी। अज़ीमुथल एंगुलर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, it is more famous as azimuthal quantum number denoted by L, and L can carry only 4 values 0 1 2 3, और ये जो है सबशेल डिनोट करता है, डिनोट सबशेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया वो इलेक्ट्रॉन किस शेल में रहता है, तो उस शेल के अंदर कौन से सबशेल में रहता है ये बताएगा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। एंड अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की भाषा इस प्रकार से है 0 1 2 3, इसके अलावा कुछ और वो नहीं बोल सकता है। 0 का मतलब है ये बता रहा है कि एस सबशेल में है, 1 मतलब p, 2 मतलब d, 3 मतलब f। तो डिपेंडिंग ऑन l की वैल्यू क्या होगा हम समझ जाएं कि हाँ ये इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर ये इस सबशेल में इलेक्ट्रॉन रहता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उस पर्टिकुलर सबशेल में कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है ये बताएगा। प्रिंसिपल ने बताया शेल नंबर, अज़ीमुथल ने बताया उस शेल में कौन सा सबशेल, मैग्नेटिक बताएगा उस सबशेल में कौन सा ऑर्बिटल, उस सबशेल में कौन सा ऑर्बिटल। जो एस सबशेल होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, उसकी वैल्यू होता है m की वैल्यू 0। जो p सबशेल होता है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं,
और m की वैल्यू है 0, सॉरी इट इज लाइक नंबर लाइन, 0 आएगा मिडिल वाले ऑर्बिटल में, यहाँ -1 यहाँ प्लस, लाइक नंबर लाइन यू राइट। जैसे d, तो d में m की वैल्यू क्या होगा, जो बीच वाला ऑर्बिटल उसमें 0 डालो और इससे नेगेटिव वैल्यूज -1 -2, यहाँ पॉजिटिव वैल्यूज +1 +2। वैसे ही अगर हम f की बात करें, मिडिल वाले में 0, -1 -2 -3 +1 +2 +3, these are the values of m. m denotes the orbital, वो स्पेसिफिकली उस सबशेल में कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है ये बताता है। It talks about the orbital shape. आखिरी वाला है स्पिन क्वांटम नंबर। अब आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस सबशेल में है, और उस सबशेल में कौन सा ऑर्बिटल में है, और उस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, कंफ्यूजन होगा इन दोनों में से इसको हम ढूंढ रहे हैं वो कौन है, तो वो हम बताएगा स्पिन क्वांटम नंबर। बस इलेक्ट्रॉन का स्पिन के बारे में बात करें, टॉक्स अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ इलेक्ट्रॉन कैन आइदर स्पिन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज। अगर s की वैल्यू +½ हो तो हम समझिए क्लॉकवाइज है, s इक्वल टू -½ हो तो हम समझिए एंटी क्लॉकवाइज। s का 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, +½ -½ +½ मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, -½ मतलब एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन को बताने के लिए स्पिन क्वांटम नंबर। इस प्रकार से 4 क्वांटम नंबर्स हमको मदद करते हैं एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन को बताने के लिए। ओके, इस क्वांटम नंबर्स क्लियर? Yes, sir. एक बच्चे को क्लियर। Yes, sir. बॉयज रिप्रेजेंटेटिव गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव बात करते हैं ना, डिसिप्लिन आर्मी वालों का। वॉइस क्लैश होता है सर। चलो, अगर मैं आपको कुछ वैल्यूज दूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में, तो क्वांटम नंबर्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह क्वेश्चंस आएंगे, आपको डिफरेंट वैल्यूज है इलेक्ट्रॉन का दिया रहेगा, वैल्यूज क्वांटम नंबर से पूछेगा इनमें से कौन सा सेट ऑफ वैल्यूज कंसिस्टेंट है, एवरी सेट ऑफ वैल्यूज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब बेसिकली करेक्ट सेट ऑफ वैल्यूज कौन सा है, इनकंसिस्टेंट मतलब करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। जैसे मैं आपको वैल्यूज दूंगा, बताना वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। आर दिस वैल्यूज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मतलब ये किसी इलेक्ट्रॉन का तो एड्रेस होना चाहिए। अगर किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है तो बराबर है, नहीं किसी का भी एड्रेस नहीं है तो रॉन्ग एड्रेस है, तो हम इनकंसिस्टेंट है। बताओ कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट? हाँ, नहीं बताओगे? देखिए n इक्वल टू 3 मतलब थर्ड शेल, l इक्वल टू मतलब क्या, s p d f 0 1 2 d। क्या थर्ड शेल में d पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है, बिकॉज हम जानते हैं फर्स्ट शेल में s होता है, सेकंड में sp होता है, थर्ड में sp d भी होता है। यहाँ तक सब बराबर है, थर्ड शेल बोला, थर्ड में d बोला, हाँ d होता है, वहां चले गए। m इक्वल टू 0, क्या d में m इक्वल टू 0 हो सकता है? सब में है, s में भी, p में, d में, सब में m इक्वल टू 0 पॉसिबल है। s इक्वल टू +½ पॉसिबल है, मतलब ये कंसिस्टेंट है।
Is it consistent or inconsistent? Inconsistent. Inconsistent. क्यों? सर फर्स्ट सेल में P नहीं आता. Very good. N equal to 1 मतलब first shell, L equal to 1 मतलब P. 1P is not possible. फर्स्ट शेल में सिर्फ S पॉसिबल है, P पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनकंसिस्टेंट है. बताओ कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? साक्षी, अंकुर, बताओ इतना सोच के आ रहे हो यार? Inconsistent. Consistent. क्यों इनकंसिस्टेंट को पसंद नहीं आया इसीलिए? Sir, S Sir, is equal to minus minus one 1 है. है. क्या बोले? S is equal to minus 1 है यहाँ हाँ, पे. S इक्वल टू -1 है, पॉसिबल नहीं, बिकॉज S का दो ही वैल्यू पॉसिबल है, +½ और -½ तो S इक्वल टू -1 गड़बड़ कर दिया, ये इनकंसिस्टेंट है. अतः Inconsistent. इनकंसिस्टेंट क्यों? Inconsistent. सेकंड Sir, शेल second shell में D नहीं होता. D नहीं आता. वेरी गुड, मतलब आपको समझ में आ गया. सेकंड शेल है, L इक्वल टू 1/D, 2D पॉसिबल, समझ लो ना. तो क्वांटम नंबर्स का एप्लीकेशन है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. अब क्वांटम नंबर से कुछ बेस्ड फार्मूलाज भी है, जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल. एक शेल में कितने ऑर्बिटल से पता करना है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला n² फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अगर वो 10th शेल है, आपको जाना 10th शेल में कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल है, n के लिए 10 पुट करो तो आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे. इट्स अ डिफरेंट फॉर्मूलाज रिलेटेड टू क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. and number of electrons will be obviously double because एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. n² ऑर्बिटल्स में 2 n² इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इनिशियल अगर n² ऑर्बिटल्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक्जेक्टली डबल होंगे, 2n². बराबर. angular momentum in a shell is nh by टू पाई. एक शेल का एंगुलर मोमेंटम जो है nh by 2 पाई, तो n is प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज शेल नंबर. nh by 2 pi is shell number. In the similar way, angular momentum in a orbital, शेल में इतना तो ऑर्बिटल में कितना. रूट ओवर L into L plus 1 h by 2 pi, where L is azimuthal quantum number. इस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कुछ फॉर्मूलाज भी है, उसका एप्लीकेशन भी है. जैसे हमने कल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हुए कल या लास्ट क्लास जो भी है
You saw कि n+l रूल के माध्यम से हम एनर्जी किसका कम है किसका अधिक है बोल सकते हैं। n+l के n इज प्रिंसिपल नंबर, l इज आजिमुथल क्वांटम नंबर, वो n+l भी क्वांटम नंबर ही है। तो इसका एप्लीकेशन सर आपने This क्या is- लिखा है इसमें? क्या बोले? सर वो फॉर्मूला क्या लिखा है? √l into l+1 h/2π। ओके सर। This is end of quantum numbers topic incomplete। अब छोटा सा और टॉपिक बताता हूँ आपको, मेरे पास कुछ और समय है तो इससे पूरा एक सेक्शन जो है इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर को मैं 2 सेक्शन में डिवाइड करता हूँ। तो फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर विल एंड नाउ। ये पूरा एक सेक्शन है। नोड्स, नोड पता है क्या होता है? That part of the orbital where the probability of finding the electron is 0, जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 होती है, where the probability of finding electron is 0 is called as node। वो स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना 0 है, वो एरिया जो होता है एक ऑर्बिटल का, एक सबशेल का, तो उस एरिया को हम बोलते हैं नोड। जैसे आपने ऊस खाया होगा, ऊस, गन्ना, तो गन्ने भी होता है नोड, देखो ऐसे बीच में रहता है ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज नोड। इस नोड बोलते हैं। जहाँ पे रस नहीं होता है, जिसको आप तोड़ के फेंक देते हो, आप बीच वाला पार्ट खाते हो, इस वाले पार्ट को छोड़ देते हो क्योंकि वहां उतना रस नहीं होता है। जहाँ रस नहीं होता है वो गन्ने का नोड है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं आता है वो एक ऑर्बिटल का नोड है। ठीक है, नोड का मीनिंग है। नोड्स 2 प्रकार के होते हैं, रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स। से रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स निकालने के लिए फॉर्मूला है, वो भी एप्लीकेशन है हमारा क्वांटम नंबर्स का, तो वो देख लीजिए। रेडियल नोड्स जो होते हैं, we can find radial nodes by, what is the formula? Angular nodes का formula है L, radial nodes is n minus l minus 1, n minus l minus 1। ये फॉर्मूला से आप एक ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोड्स से निकाल सकते हो और कितने एंगुलर नोड्स वो भी निकाल सकते हो। अगर टोटल नोड्स पूछेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स मिल जाएगा आपको। जैसे अगर मान लीजिए मैं पूछता हूँ आपको 5s में कितने रेडियल नोड्स है, कितने एंगुलर नोड्स, कितने टोटल नोड्स है, बताओ। 5s में n क्या है, n की वैल्यू क्या है? 5। नंबर आपको दिख रहा है आगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज शेल नंबर। s इज सबशेल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सबशेल? 0। l के लिए 0 होगा, पढ़ा हमने 0 1 2 3 एसपीडीएफ। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या है? n minus l minus 1, n is 5, l is 0, so minus 1 equal to 4। Angular node is l, l is what? 0। Total nodes are 4 plus 0 4। उसका मतलब ये हुआ कि 5s में 4 रेडियल नोड्स है और एक भी एंगुलर नोड नहीं है, तो कुल मिला के 4 नोड्स होंगे, सिर्फ रेडियल, एंगुलर नहीं हो सकता है। आपको मैंने बोला 7f, बताइए 7f में कितने रेडियल, कितने एंगुलर, कितने टोटल? बताइए। 3। 3 क्या? रेडियल। रेडियल। n minus l minus 1, n की वैल्यू क्या है इधर? 7, l की वैल्यू क्या है? 3, this is 1, 7 minus 4 is 3, करेक्ट।
हाउ मेनी एंगुलर 3. 3, टोटल 6, 6. राइट। समझा? Yes, sir. रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स में क्या फर्क होता है? मैं 3p का डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है? ये डायग्राम किसका है जी जो मैंने बनाया है? 2p 2p है, करेक्ट। अब 3p कैसा बनेगा? ठीक है, ये 3p है जी। ये दो जो मैंने लाइंस खींचे हैं, इन दोनों के बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, ये जो स्पेस है, हाँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोड। इसको बोलते हैं रेडियल नोड। दिस इज कॉल्ड एज, दोनों में स्पेस जो है इसको बोलते हैं रेडियल नोड, ठीक है? और जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज एंगुलर नोड। ना ही इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आएगा, ना ही इलेक्ट्रॉन जो स्पेस दोनों के बीच में है वहां घूमता है। ये दोनों ही जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। सो उसको नोड्स बोलते हैं। पर एक कैसा है, रेडियल है ना, ऐसे बाहर की ओर है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं एंगुलर नोड, और ये वाला स्पेस है उसको बोलते हैं रेडियल नोड, ठीक है? एक्चुअली आप डायग्राम निकाल कर ही बोल सकते हो बिना फॉर्मूला का, जैसा भी मैंने बताया। अगर कोई मुझे पूछता है 4p में कितने एंगुलर कितने रेडियल, है ना, मैं फॉर्मूला में लिखूंगा। देखो बिना फॉर्मूला करते हैं, ये हुआ 3p, ये गया 4p। कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है ना, देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एंगुलर नोड इज ओनली वन। वो 2p हो 3p हो 4p हो, सबके सब यही पॉइंट से क्रॉस करने वाले हैं, तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो एंगुलर नोड वन होगा। कितने रेडियल नोड्स है? ये 1 2, there are 2 radial nodes. Now you can use formula and see what is formula angular nodes L की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, radial nodes के n minus L minus 1, n की वैल्यू क्या है 4, L की वैल्यू क्या है 1 minus 1, this is 2. Got it? Yes, sir. Thank you very much. This is first section, मतलब एक जो पार्ट सेकंड पार्ट था ये इस चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट मैंने सेकंड पार्ट शुरू किया पहले, तो सेकंड पार्ट पूरा जो है खत्म होगा इस चैप्टर का। अब फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट ये थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल पार्ट था, इसलिए इजीली फटाफट हो गया। फर्स्ट पार्ट इज न्यूमेरिकल पार्ट, क्या फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस, फॉर्मूलाज क्वेश्चंस, वो न्यूमेरिकल पार्ट है फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट अगला सेशन में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। Sir, यस मैडम। sir, happy Teachers Day. माय गॉड, थैंक यू। मे कृष्ण यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। May Lord bless you all with intelligence and happiness. Excuse me, sir. Excused. Sir, एक डाउट क्वेश्चन है सर। तुम्हारा क्लास नहीं है क्या अभी? सर 4 o'clock। अच्छा ठीक है, पूछो फिर। सर एक मिनट। Sir, what will be the value of all the 4 quantum numbers for 3px? Options? सर ऑप्शन नहीं है, मतलब सारे क्वांटम नंबर्स के वैल्यूज बताने हैं। अगर 3px जैसे ऐसे कोई भी नंबर दिया है, मतलब जैसे 3px दिया है तो फिर। अच्छा सुनो सुनो सुनो, आपको जो 3px बोला है ना, हाँ। तो आगे नंबर क्या है, शेल नंबर क्या है 3 है सर ठीक है, n3 हो जाएगा, n3 होगा, वेरी गुड। l2 l1 होगा, l1 जाएगा। सर हाँ तो सर, ये मैग्नेटिक दोनों आप क्वांटम बोल नंबर क्या सकते होगा हो। इसके लिए? हाँ हाँ, ये दो ही आप बोल सकते हो, बिकॉज जो है ना, जब हम ये बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, यस सर।
वो जो बॉक्सेस है उसका मतलब ये नहीं कि वो px py pz है. हाँ They can be anything. okay, They so can be possible anything. Other values are things of not be only n predictable. and n. So possible values are of only n and l. And L can that only you can tell. Okay, You sir. cannot Thank you. predict M and S. Thank you, sir. Happy Teachers Day. Thank you. Sir, happy Teachers Day. कि सर कुछ पूछना है? नहीं? धन्यवाद.